हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन जॉन मिल्टन पार्ट फर्स्ट, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट स्टार्ट। सबसे पहले जॉन मिल्टन की बायोग्राफी पर एक नज़र डाल लेते हैं। जॉन मिल्टन वॉज इंडीड born in Bret Street, Cheapside, London. He was born on December 9, 1608. जॉन मिल्टन का जन्म ब्रेट स्ट्रीट चीपसाइड लंदन में हुआ था और डेट 9 दिसंबर 1608 में हुआ था। जॉन मिल्टन डाइड इन वन हिल फील्ड्स, लंदन। ही पास्ड अवे ऑन नवंबर 8, 1674 एट द एज ऑफ 65। जॉन मिल्टन की डेथ वन हिल फील्ड्स में लंदन में हुई थी 8 नवंबर 1674 में, जब ये 65 साल की उम्र में थे। ही वॉज बरीड एट सेंट गाइल्स क्रिपल गेट चर्च। इनको दफनाया गया था सेंट गाइल्स क्रिपल गेट चर्च में। जॉन मिल्टन डेथ इज लिंक्ड टू कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम गाउट। जॉन मिल्टन की डेथ हुई थी, उसका जो कारण था वो गाउट था। गाउट यानी गठिया। इसको और नाम से भी जानते हैं, आर्थरिटिस या रूमेटिज्म। रूमेटिज्म या आर्थरिटिस के नाम से भी गाउट को जानते हैं। अगर एग्जाम में गाउट नहीं देंगे तो रूमेटिज्म दे देंगे। रूमेटिज्म या आर्थरिटिस या गाउट, तो तीनों नाम आप ध्यान रखिएगा। जॉन मिल्टन्स पेरेंट्स वर जॉन मिल्टन्स सीनियर, सारा जेफरी। जॉन मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन सीनियर था और मदर का नाम सारा जेफरी था। जॉन मिल्टन सीनियर वॉज अ कंपोजर एंड स्क्रिबनर एंड सारा जेफरी वॉज हिज वाइफ। जॉन मिल्टन सीनियर थे, वो कंपोजर भी थे, स्क्रिबनर भी थे, और जारा जेफरी इनकी वाइफ थी। तो इतना जानते रहिए। जॉन मिल्टन का जन्म ब्रेट स्ट्रीट चिपसाइड लंदन में हुआ था 9 दिसंबर 1608 में। इनकी डेथ हुई थी वन हिल फील्ड्स लंदन में 8 नवंबर 1674 में 65 साल की उम्र पर। उनको दफनाया गया था सेंट गाइल्स क्रिपलगेट चर्च में। इनकी जो डेथ हुई थी गाउट के कारण हुई थी। गाउट को और आर्थराइटिस या रिमेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। जॉन मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन सीनियर और सारा जेफरी था। आप क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। विच गॉड इज फ्रिक्वेंटली मेंशन इन एल एलेग्रो एज अ सिंबल ऑफ जॉय। एल एलेग्रो पोयम में कौन से गॉड को मेंशन किया गया है जो कि सिंबल ऑफ जॉय है? जियस, अपोलो, पैन, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैन। पैन गॉड को मेंशन किया गया है जो कि सिंबल ऑफ जॉय है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ एल एलेग्रो। एल एलेग्रो पोएम की मेन थीम क्या है? मेलंकली एंड कंटेम्पलेशन है, जॉय, फेस्टिविटी एंड चीयर है, नेचर्स स्टिलनेस एंड पीस, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉय, फेस्टिविटी एंड चीयर। तो एल एलेग्रो की जो थीम है वो है जॉय, फेस्टिविटी एंड चीयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच mythological creatures आर mentioned इन एल एलेग्रो। कौन से मिथोलॉजिकल क्रिएचर को मेंशन किया गया है एल एलेग्रो पोएम में? क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉन्स एंड सटायर्स को मेंशन किया गया है जो कि माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डज द स्पीकर इन एल एलेग्रो व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन जॉय एंड नेचर। एल एलेग्रो पोएम में जो स्पीकर है वो कैसे कैसे रिलेशनशिप को दिखाते हैं बिटवीन जॉय और नेचर। जॉय एंड नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है, तो स्पीकर का व्यू आपको बताना है, स्पीकर का व्यू क्या है इनके रिलेशनशिप को लेकर। ऑप्शन ए में है, जॉय इज फाउंड बाय विड्रॉइंग फ्रॉम नेचर।
ऑप्शन बी, नेचर इज रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल जॉय, नेचर एंड जॉय आर अपोजिट्स, या नेचर इज द परफेक्ट सेटिंग फॉर जॉय एंड सेलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेचर इज द परफेक्ट सेटिंग फॉर जॉय एंड सेलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पोएम्स लाइसिडास स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो बेस्ट रूप से डिस्क्राइब कर रहा है लाइसिडास पोएम के स्ट्रक्चर को। ऑप्शन ए में है अ कॉन्टिन्यूअस नरेटिव, अ सीरीज ऑफ लिरिकल डिस्क्रिप्शंस एंड सेलिब्रेशंस, अ फिलोसफिकल आर्गुमेंट, या ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ सीरीज ऑफ लिरिकल डिस्क्रिप्शंस एंड सेलिब्रेशंस। देखिए, लाइसिडास पोएम है, ये एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई है। ये एक पेस्टोरल एलेजी है, इन्वोकिंग द म्यूसेस, रिफ्लेक्टिंग द फेम, mortality, using classical imagery to express grief and hope. Question number 6, what is the main theme of El Penseroso? El Penseroso की मेन थीम क्या है? जॉय एंड फेस्टिविटी है, मिलनकली कंटेम्पलेशन है, नेचर एंड म्यूजिक है, सेलिब्रेशन एंड मेरीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलनकली एंड कंटेम्पलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच figure does the speaker in Il Penseroso associate with wisdom and deep thought? Il Penseroso पोएम में कौन सा फिगर है जो एसोसिएटेड है विस्डम एंड डीप थॉट से? पैन, अपोलो, सैटर्न, या पैलेस अथेना? जॉन मिल्टन के जितने भी एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूँ, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। आने वाले सेशन में भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैलेस अथेना। जो पैलेस अथेना है ये एसोसिएटेड है विद विजडम एंड डीप थॉट से। देखिए, इन जॉन मिल्टन्स पोएम इल पेंसिलोसो द स्पीकर एसोसिएट्स पैलेस अथेना द ग्रीक गॉडेस ऑफ विजडम विद विजडम एंड डीप थॉट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट सेटिंग डज इल पेंसिलोसो मोस्टली डिस्क्राइब? festive celebration, nature, solitary contemplative space, battle between good and evil, lively marketplace। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ सोलिटरी कंटेम्पलेटिव स्पेस। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ फॉलोइंग फिगर्स इज मेंशन्ड इन इल पेंसिलोसो? कौन से फिगर को मेंशन किया गया है इल पेंसिलोसो में? म्यूसिस को, सटायर्स को, क्यूपिड को, हर्मेस को? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द म्यूसिस। क्वेश्चन नंबर 10, which poetic work of Milton's do the final line of the poem Lycidas anticipate? On the morning of Christ's nativity, Areopagitica, The Ready and Easy Way, Paradise Lost। कौन सा पोएटिक वर्क है जॉन मिल्टन का जो लाइसिडास की फाइनल लाइन का पूर्व अनुमान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैराडाइज लॉस्ट। फाइनल लाइन्स ऑफ मिल्टन्स लाइसिडास, लाइन नंबर 132 से 193, एंटिसिपेट द थीम एंड स्टाइल ऑफ हिज लेटर एपिक पोएम्स, particularly Paradise Lost, explore loss, faith, potential for great poetic achievement। Question number 11, in Lycidas, which of these terms is not used to describe corrupt shepherds and clergymen? लाइसिडास पोएम में मिल्टन ने कौन से टर्म को यूज नहीं किया है करप्ट शेफर्ड्स या करप्ट क्लर्जीमैन को डिस्क्राइब करने के लिए? कौन सा टर्म को यूज नहीं किया गया है? तो जो नॉट है, नॉट पर फोकस रखिएगा। ऑप्शन ए में क्रीप एंड इंट्रूड, ऑप्शन बी ब्लाइंड माउथ्स, ऑप्शन सी ग्रिम वुल्फ, या ऑप्शन डी टू हैंडेड इंजन।
क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टू हैंडेड इंजन को डिस्क्राइब नहीं किया गया है क्राफ्ट क्लर्जीमैन को डिस्क्राइब करने के लिए। बाकी क्रेप, इंट्रूड, ब्लाइंड माउथ्स, ग्रिम वोफ, इन सबका यूज किया गया है क्राफ्ट क्लर्जीमैन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, टू व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर लाइसिडास नाउ दैट ही इज वॉन्ट टू इटर्नल लाइफ। स्पीकर ने किसके साथ कंपेयर किया है लाइसिडास का और कहा है कि ही इज वॉन्ट टू इटर्नल लाइफ। फ्लावर्स, ओशियन, क्राइस्ट या द सन। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्राइस्ट। लाइन नंबर 132 से 193 मिल्टन्स लाइसिडास पोएम में जो स्पीकर है कंपेयर करते हैं लाइसिडास की नाउ दैट ही इज वॉन्ट टू इटर्नल लाइफ टू क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इन लाइसिडास व्हाट डू द अबोरेट seers do? End alive, cut hair, trim the trees, set Lycidas free. अबोरेट seers क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड अलाइव। देखिए, मिल्टन्स की लाइसिडास द अबोरेट सीयर्स ये बिलोंग है ब्लाइंड फ्यूरी से भी बिलोंग है और आर यूज्ड, इसका यूज किया जाता है स्लिट्स द थिन स्पेन लाइफ जो सिंबलाइजिंग है प्रीमेच्योर डेथ या अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ द यंग मैन लाइसिडास को दिखा रहा है। स्लिट्स द थिन स्पेन लाइफ है ये प्रीमेच्योर डेथ को दिखा रहा है जो कि एडवर्ड किंग की हो गई थी, या अनएक्सपेक्टेड डेथ को भी दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, द ellipsis in the middle of the line had been there for what could that have done? आपको बताना है इसमें कौन सी पोएटिक टेक्निक का यूज किया गया है, सिस्यूरा, असोनेंस, इंजैमेंट या राइम। लाइसिडास की ये लाइन है, आपको बताना है इस लाइन में कौन सी पोएटिक टेक्निक का यूज किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्यूरा का यूज किया गया है। सिस्यूरा होता है एक पॉज या ब्रेक विद इन अ लाइन ऑफ पोएट्री जो इंडिकेट कर रहा है बाई पंचुएशन। तो सिस्यूरा एक पॉज है, एक ब्रेक है विद इन अ लाइन ऑफ पोएट्री, पोएट्री की लाइन के भीतर। क्वेश्चन नंबर 15, इन लाइसिडास whom does the speaker ask to help wept the helpless youth? लाइसिडास पोएम में स्पीकर किससे कह रहा है हेल्प करने की, मदद मांग रहा है, हेल्प करने के लिए कह रहा है, किससे कह रहा है? ड्यूट्स, डॉल्फिन्स, नेपच्यून या निम्फ। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, सॉरी डी नहीं बी होगा, डॉल्फिन। डॉल्फिन से मदद करने के लिए कह रहा है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, डॉल्फिन। इसकी फुल लाइन देखिए, लाइन नंबर 164 है, 164। एंड ओ ही डॉल्फिन वेप्ट एंड हेल्पलेस यूथ। जब एडवर्ड किंग डूब रहे थे तो डॉल्फिन से हेल्प करने के लिए कह रहे हैं कि डॉल्फिन ने हेल्प क्यों नहीं की। क्वेश्चन नंबर 16, हेल्प अस टू सेव फ्री कॉन्शियंस फ्रॉम द पॉ ऑफ हाइलिंग वोल्फ हुज गॉस्पेल इन देयर मो इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन आपको बताना है किस सोनेट से ली गई है। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी टू द लॉर्ड जनरल क्रॉम्वेल ऑन हिज ब्लाइंडनेस या नन। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉम्वेल से ये लाइन ली गई है, हेल्प अस टू सेव फ्री कॉन्शियंस फ्रॉम द पॉ। ये सोनेट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है 1652 में और पब्लिश्ड हुई है 1694 में। ये सोनेट को जाना जाता है सोनेट नंबर 16 के नाम से भी, जो सेलिब्रेट कर रही है ओलिवर क्रॉम्वेल की लीडरशिप को एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को।
क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। ये लाइन है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ही मस्ट नॉट फ्लोट अपॉन हिज वाटरी वायर अनवेप्ड एंड वेल्टर टू द पार्चिंग winds without the meed of some ancient seer, melodious tear, biggest fear, celebrated dear। आपको लाइन कंप्लीट करनी है, लाइसिडास पोएम से ये लाइन ली गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलोडियस टीयर। ये देखिए, ये इसकी फुल लाइन है, फुल लाइन। ही मस्ट नॉट फ्लोट अपॉन हिज वाटरी वियर unwept and welter to the parching wind without the meed of some melodious tear। Question number 18, whom does the speaker address when he wonders why nobody intervened while Lycidas was dying। स्पीकर एड्रेस किसको एड्रेस कर रहे हैं जब वह बहुत आश्चर्यचकित हुए कि किसी ने भी, जब लाइसिडास मर रहे थे तब किसी ने भी हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। Why nobody intervened while Lycidas was dying। शेफर्ड्स, ट्री, गॉड या निम्फ। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्फ। स्पीकर हैं जो निम्फ को एड्रेस करके कह रहे हैं कि वह बहुत आश्चर्यचकित हुए कि किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया, किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया जब लाइसिडास मर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19, विच गॉड अपीयर्स टू टेल द स्पीकर दैट फेम इज ओनली ट्रू इन हेवन। कौन से गॉड अपीयर होते हैं और कहते हैं कि जो प्रसिद्धि है वो केवल हेवन में ही ट्रू होती है। प्लूटो, नेपच्यून, जोब, अपोलो। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपोलो। अपोलो गॉड अपीयर होते हैं और कहते हैं कि फेम इज ओनली ट्रू इन हेवन, जो प्रसिद्धि है वो केवल हेवन में सत्य है। लाइन नंबर 64 से 131 ऑफ जॉन मिल्टन्स लाइसिडास। अपोलो फोबस भी कहते हैं, हु अपीयर्स टू टेल द स्पीकर दैट ट्रू फेम resides in heaven not on earth with the final judgment of Job। क्वेश्चन नंबर 20, द बायोग्राफी टाइटल लाइफ ऑफ मिल्टन वॉज रिटन बाई। लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखी गई है। सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नोल्ड या नन। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमुअल जॉनसन ने लिखी है लाइफ ऑफ मिल्टन। द बायोग्राफी टाइटल लाइफ ऑफ मिल्टन was written by Samuel Johnson। It is the part of the larger work Lives of the Poets। लाइव्स ऑफ द पोएट्स सैमुअल जॉनसन का लार्जर वर्क है, इसी वर्क का ये एक पार्ट है लाइफ ऑफ मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डज द स्पीकर केयर अबाउट लाइसिडास डेथ। स्पीकर क्यों चिंतित है लाइसिडास की डेथ के बारे में। से सर्व्ड एज शेफर्ड्स टुगेदर, दे आर लवर्स, द स्पीकर इज लाइसिडास मेंटोर, लाइसिडास इज हिज फादर। लाइसिडास को डेथ को लेकर स्पीकर क्यों चिंतित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। से दे सर्व्ड एज शेफर्ड्स टुगेदर, वे एक साथ सेवा देते थे, ऐसा शेफर्ड्स एक चरवाहे के रूप में एक साथ सेवा करते थे। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द पायलट ऑफ गैलियन लेक। पायलट ऑफ गैलियन लेक कौन है। सेंट पीटर है, नेपच्यून है, क्राइस्ट है, ये कैमस है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट पीटर। पायलट ऑफ द गैलियन लेक को इस लाइन में जो डिस्क्राइब किया गया है वो सेंट पीटर को डिस्क्राइब किया गया है पायलट ऑफ गैलियन लेक के रूप में। ये देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, द पायलट ऑफ गैलियन लेक ये रिफर कर रहा है सेंट पीटर को। द लाइन इज द पार्ट ऑफ सेक्शन वेयर वेरियस फिगर्स आर इंट्रोड्यूस। यहाँ पे
कई सारे फिगर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया जैसे इंक्लूडिंग ए कैमस या पायलट ऑफ द गैलिन लेक। लाइजिडास पोएम में जो कैमस है उसको उनको रिफर किया गया है गॉड ऑफ रिवर कैम के रूप में। रिवर कैम के गॉड के रूप में कैमस को रिफर किया गया है, विच फ्लो थ्रू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से होकर बह रही है। यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से होकर रिवर कैम बह रही है, उसके जो गॉड है वो कैमस है। और द पायलट ऑफ गैलिन लेक इज अ सिंबॉलिक रेफरेंस टू सेंट पीटर। पायलट ऑफ गैलिन लेक के रूप में सेंट पीटर को डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 is a mask written by John Milton. Spencer family invited Miltons to write a mask for a celebration to honor her on her 75th birthday 4 मई 1634। किसकी बात हो रही है? आर्केड्स की, कॉमर्स की, बोथ की या नन की? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्केड्स। आर्केड्स मास्क है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। स्पेंसर की फैमिली ने इनवाइट किया था मिल्टन को लिखने के लिए मास्क, सेलिब्रेशन टू ऑनर हर ऑन हर 75th बर्थडे 4 मई 1634। क्वेश्चन नंबर 24 विच ट्री डज द स्पीकर एड्रेस इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम लाइसिडास। लाइसिडास पोएम में स्पीकर फर्स्ट लाइन में कौन कौन से ट्री को एड्रेस कर रहे हैं? ऑप्शन ए में लॉरेल्स, बिलोज, लॉरेल्स, मर्टाइल्स, प्लम्स, एप्पल्स, मैपल्स, ओक्स। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉरेल्स एंड मर्टाइल्स। ये दो ट्री आए हैं लाइसिडास पोएम की फर्स्ट लाइन में। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ दीज टेक्स्ट मोस्ट रिसेंबल्स अ क्लोज्ड ड्रामा। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन सा क्लोज्ड ड्रामा का एग्जाम्पल है या क्लोज्ड ड्रामा के जैसा दिखाई दे रहा है? जॉनसन का, बेन जॉनसन का अल्केमिस्ट है, विलियम शेक्सपियर की हैमलेट है, प्लेटो की सिम्पोजियम है या क्रिस्टोफर मार्लो की टेम्बरलेन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटो की सिम्पोजियम। ये क्लोज्ड ड्रामा के जैसा ही प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ दीज प्लेराइट डज मिल्टन नॉट मेंशन इन हिज प्रीफेस टू सैमसन अगोनिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैमसन अगोनिस्ट के प्रीफेस में मिल्टन ने कौन से प्लेराइट को मेंशन नहीं किया है? एस्काइलास, सोफोक्लेस, यूरिपाइड्स या विलियम शेक्सपियर? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम शेक्सपियर को मेंशन नहीं किया है। बाकी एस्काइलास है, सोफोकल्स है, यूरिपाइड्स को इनको मेंशन किया गया है अपने प्रीफेस में। In his preface to Samson Agonis, Milton mentions Aeschylus, Sophocles, Euripides, but does not mention Shakespeare. सैमसन अगोनिस्ट एक वर्स ड्रामा है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ये पब्लिश हुआ 1671 में। इसके साथ में पैराडाइज रेडिएंट भी पब्लिश हुआ था 1671 में ही। क्लोजेड ट्रेजिडी है, मोर सुटेड फॉर रीडिंग देन परफॉर्मेंस, जो कि पढ़ने के लिए लिखा जाता है ना कि परफॉर्मेंस करने के लिए। और इस प्ले की जो सेटिंग है वो गाजा है। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट weapons डिड सैमसन यूज टू किल 1000 फिलिस्तीन। सैमसन ने किस वेपन का यूज किया था 1000 फिलिस्तीन को मारने के लिए? डंकीज, जॉ बोन, अ स्वॉर्ड, एक्सपोज्ड रूट इन द ग्राउंड, हिज बेयर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डंकीज जॉ बोन का यूज किया था 1000 फिलिस्तीन को मारने के लिए। सैमसन ने यूज किया था डंकीज जॉ बोन का 1000 फिलिस्तीन को मारने के लिए। ये डिस्क्राइब किया गया है बुक ऑफ जजेस में। जॉबोन ये सिंबल है सैमसन की स्ट्रेंथ का, गॉड्स की पावर का, वर्किंग थ्रू हिम। ही यूजेस एन अनलाइकली वेपन्स टू अचीव अ ग्रेट विक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स इज सैमसन अगोनिस्ट इन पैरेलल फॉर ईव इन पैराडाइज लॉस्ट।
सैमसन अगोनिस्ट का कौन सा करेक्टर है जो समानांतर है पैराडाइज लॉस्ट में जो ईव आई है उससे? हरफा, सैमसन, डेलिलिया, फिलिस्तीन्स। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेलिलिया। डेलिलिया और ईव दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। एक्सप्लेनेशन देखिए, डेलिलिया इज द करेक्टर हु पैरेलल ईव फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। सी इज द temptress who leads Samson to his downfall, mirroring Eve's role in tempting Adam। मतलब डेलिलिया के कारण सैमसन का डाउनफॉल हुआ था और पैराडाइज लॉस्ट में ईव के कारण ही एडम को पैराडाइज छोड़ना पड़ा था। ईव इन पैराडाइज लॉस्ट। ईव इन पैराडाइज लॉस्ट is the first woman. She is the one who initially convinced Adam to disobey God's command and eat from the tree of knowledge, leading to humanity falls। पैराडाइज लॉस्ट में ईव फर्स्ट वुमेन है जिसने कन्विंस किया था एडम को गॉड के कमांड को की अवज्ञा करने के लिए, डिसओबे करने के लिए कन्विंस कर लिया था एडम को, जिसके कारण एडम ने फॉरबिडन फ्रूट्स, जो ट्री ऑफ नॉलेज का फॉरबिडन फ्रूट है, उसको खा लिया था, जिसके कारण पैराडाइज से निकाल दिया गया था एडम और ईव को माइकल के द्वारा। और डेलिलिया इन सैमसन अगोनिस्ट। सैमसन अगोनिस्ट में जो कि वाइफ होती है, सेकंड वाइफ होती है डेलिलिया, इनके कारण जो डेलिलिया होती है फिलिस्तीन की तरफ से होती है और ये डिस्कवर कर लेती है सैमसन के सीक्रेट को, जो कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर की सीक्रेट होती है, उसके बालों में उसको डिस्कवर कर लेती है, जान लेती है। बाद में वो फिलिस्तीन को बता देती है, जिसके कारण इसका डाउनफॉल हो जाता है, इम्प्रिजनमेंट, जेल हो जाती है और उसको अंधा कर दिया जाता है। सैमसन को अंधा कर दिया जाता है और जेल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर डिड जॉन मिल्टन गो टू स्कूल? जॉन मिल्टन स्कूल कहाँ गए थे? ही डिड नॉट अटेंड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या कैम्ब्रिज। किस यूनिवर्सिटी में जॉन मिल्टन गए थे? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जॉन मिल्टन बॉर्न लंदन दिसंबर 9, 1608, मिडिल क्लास फैमिली। एजुकेटेड सेंट पॉल्स स्कूल, सेंट पॉल स्कूल गए थे, उसके बाद में क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में गए थे, जहाँ पर उन्होंने शुरू किया पोएट्री को लिखना लैटिन और इटालियन इंग्लिश में, लैटिन, इटालियन और इंग्लिश में लिखना शुरू किया और साथ में तैयारी की, क्लर्जी की तैयारी भी की। क्वेश्चन नंबर 30, ऑफ विच इंस्टीट्यूशन वॉज जॉन मिल्टन क्रिटिकल ड्यूरिंग हिज पोएटिक करियर? अपने पोएटिक करियर के दौरान जॉन मिल्टन ने किस इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज किया था? चर्च ऑफ इंग्लैंड को, ऑर्गेनाइज रिलीजियन इन जनरल को, मैरिज या एजुकेशन को लेकर क्रिटिसाइज किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चर्च ऑफ इंग्लैंड को क्रिटिसाइज किया था। ड्यूरिंग हिज पोएटिक करियर, जॉन मिल्टन ने अपने पोएटिक करियर के दौरान चर्च ऑफ इंग्लैंड को क्रिटिसाइज किया था और मोनार्की को क्रिटिसाइज किया था। एडवोकेटिंग यानी सपोर्टिंग की थी रिलीजियस फ्रीडम की। मिल्टन एडवोकेट्स फॉर द अबोलिशन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड एक्सिक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। मिल्टन ने सपोर्ट किया था अबोलिशन ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड के उन्मूलन का सपोर्ट किया था और चार्ल्स फर्स्ट की फांसी का भी सपोर्ट किया था जॉन मिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 31 होगा या 431 नहीं, 31 होगा, 4 बाय मिस्टेक आ गया है। विच किंग वॉज एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई थी। किंग चार्ल्स फर्स्ट वॉज द ओनली इंग्लिश मोनार्क एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई थी 23 जनवरी
1649 में। जो इंग्लिश सिविल वॉर है वो सीरीज ऑफ सिविल वॉर है, जो कि पॉलिटिकल मैकेनिज्म्स बिटवीन रॉयल्टीज एंड पार्लियामेंटेरियंस के बीच में हुआ था। जो इंग्लिश वॉर हुआ था 1642 से लेकर 1651 तक। तो इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था रॉयलिस्ट एंड पार्लियामेंटेरियन के बीच में 1642 से 1651 तक। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द टर्म फॉर द रीइंस्टीट्यूशन ऑफ द इंग्लिश मोनार्की? इंग्लिश मोनार्की का रीइंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? क्रॉम्वेल, रिवेंज, प्रोटेक्टोरेट, रेस्टोरेशन या रिटर्न? मतलब मोनार्की वापस आई थी 1649 में, चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई थी, तो मोनार्की खत्म हो गई थी, मोनार्की रिस्टोर हुई थी रेस्टोरेशन में। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेस्टोरेशन। 1660 में रेस्टोरेशन की शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, आफ्टर विच ड्रामेटिक स्टाइल डज मिल्टन मॉडल सैमसन अगोनिस्ट? सैमसन अगोनिस्ट किस मॉडल पे लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीक मॉडल पर लिखा है सैमसन अगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज इट मीन फॉर अ प्ले टू बी अ क्लोज्ड ड्रामा? सैमसन अगोनिस्ट एक क्लोज्ड ड्रामा है। क्लोज्ड ड्रामा का मतलब क्या है? इट वॉज रिटन बाई अ वुमन, इट वॉज नेवर पब्लिश्ड, इट वॉज रिटन इन सीक्रेट, इट वॉज नॉट परफॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट वॉज नॉट परफॉर्म्ड। क्लोज्ड ड्रामा परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखे जाते, केवल रीड करने के लिए लिखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 35, वाई इज सैमसन अगोनिस्ट सिग्निफिकेंट फॉर मिल्टन्स करियर? मिल्टन्स के करियर के लिए सैमसन अगोनिस्ट सिग्निफिकेंट क्यों है? ऑप्शन ए में इट वॉज वन ऑफ द लास्ट वर्क ही रोट। ऑप्शन बी, मिल्टन वॉज आल्सो ब्लाइंड व्हेन ही रोट द प्ले। ऑप्शन सी, द प्ले फीचर्स सम ऑफ मिल्टन्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉर इंग्लैंड, या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सैमसन अगोनिस्ट इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये लास्ट वर्क है जो कि उन्होंने लिखा था, और उस टाइम मिल्टन अंधे भी थे जब ये प्ले लिखा था। और द प्ले फीचर्स सम ऑफ मिल्टन्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉर इंग्लैंड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36 वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉन मिल्टन टुक द एपिग्राफ टू हिज पैम्फलेट एरियोपैजिटिका फ्रॉम? जॉन मिल्टन ने एपिग्राफ लिया था अपने पंफलेट एरियोपैजिटिका के लिए, कहाँ से लिया था? द सप्लिएंट्स, यूटोपिया, द पिलग्रिम प्रोग्रेस, या नन? क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सप्लिएंट्स। एक्सप्लेनेशन देखिए, जॉन मिल्टन ने एपिग्राफ लिया था एरियोपैजिटिका के लिए, यूरिपैड्स का प्ले था द सप्लिएंट्स, यहीं से एपिग्राफ लिया था एरियोपैजिटिका के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, हु वॉज सैमसन फर्स्ट वाइफ? सैमसन की फर्स्ट वाइफ का नाम बताना है आपको, कौन है? टिम्ना है, एस्थर है, डेलिया है, जूडिथ है? क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम्ना। टिम्ना फर्स्ट वाइफ है सैमसन की। सैमसन फर्स्ट वाइफ द वुमेन फ्रॉम टिम्ना, फिलिस्तीन सिटी की थी टिम्ना। सैमसन अगोनिस्ट में जो सैमसन फर्स्ट वाइफ दिखाई गई है फिलिस्तीन वुमेन है टिम्ना, हुज नेम इज नॉट मेंशन इन द प्ले। प्ले में इनका नाम मेंशन नहीं है, या बिब्लिकल स्टोरी में भी इनका नाम मेंशन नहीं है, बट ही रिफर एज द वुमेन फ्रॉम टिम्ना। ठीक है, इनको रिफर किया गया है द वुमेन फ्रॉम टिम्ना के रूप में। टिलिलिया एज द ट्रायट्रेस, मिल्टन पोर्ट्रे डिलीलिया। मिल्टन पोर्ट्रे कहते हैं डेलिलिया को एज द सैमसन्स ट्रायट्रेस के रूप में, ट्रायट्रेस वाइफ, एम्फेसाइजिंग हर रोल इन हिज डाउनफॉल। तो डेलिलिया को दिखाया है ट्रायट्रेस के रूप में, क्योंकि एम्फेसिस कर रहा है, जोर डाल रहा है उनका रोल इन हिज डाउनफॉल में। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट ओथ डिड सैमसन टेक डिक्लेयरिंग ही वुड नॉट कट हिज हेयर? सैमसन कौन सी कसम खाते हैं और वो कभी भी बाल नहीं कटवाते हैं?
बाल ना कटवाने की कसम खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेजेराइट। एक्सप्लेनेशन देखिए, सैमसन नेजेराइट की कसम खाते हैं विच इंक्लूडेड abstain फ्रॉम वाइन एंड ग्रेप्स। इस कसम में वो दूर रहते हैं, वाइन से और ग्रेप्स से दूरी बनाए रहते हैं। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद डेड बॉडीज के संपर्क में नहीं आते हैं। नेवर कटिंग हिज हेयर, और अपने बाल भी कभी नहीं कटवाते हैं। ये नेजराइट में होता है। सिंबल ऑफ हिज डेडिकेशन टू गॉड, और ये सब सिंबल है गॉड के प्रति समर्पण का। क्वेश्चन नंबर 39, सैमसन अपीयर्स इन विच बुक ऑफ जूडो क्रिश्चियन बाइबल। सैमसन अपीयर होते हैं कौन सी बुक में? जूडियो क्रिश्चियन बाइबल की कौन सी बुक में सैमसन अपीयर्स होते हैं? लेविटी लेविटिकस, जेनेसिस, एक्सोडस या जजेस? क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जजेस। एक्सप्लेनेशन देखिए, सैमसन स्टोरी फाउंड इन द बुक ऑफ जजेस। बुक ऑफ जजेस से ही सैमसन की स्टोरी ली गई है, स्पेशली चैप्टर 13 से 16 के बीच में ऑफ द जूडियो क्रिश्चियन बाइबल। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ जॉन मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की प्राइमरी थीम आपको बतानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिल्टन मेडिकेट ऑन हिज ओन लॉस ऑफ साइट एंड हिज सर्विस टू गॉड डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन मेडिटेट करते हैं कि अपने अंधेपन के बावजूद भी गॉड की सेवा करने के लिए ध्यान लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ऑन हिज ब्लाइंडनेस व्हाट डज मिल्टन कंपेयर द बेस्ट वे टू सर्व गॉड टू। ऑप्शन ए में फॉलोइंग हिज कमांडमेंट्स, ऑप्शन बी परफॉर्मिंग मिरेकल्स, ऑप्शन सी स्प्रेडिंग हिज वर्ड, ऑप्शन डी wearing his mild oak। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, wearing his mild oak। क्वेश्चन नंबर 42, who personifies the virtue that intervenes in Milton's on his blindness? hope, charity, faith या patience? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट biblical parable does Milton allude to in on his blindness? The parable of the talents, parable of the good Samaritan, parable of the prodigal son, parable of the sower। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द मूड ऑफ इल पेंसिलोसो? जॉयफुल, सेलिब्रेटरी, पीसफुल, रिफ्लेक्टिव, एंग्री, रिबेलियस, केयरफुल या प्लेफुल? क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसफुल एंड रिफ्लेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मिल्टन होप टू प्रेजेंट टू गॉड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस? कन्फेशन ऑफ हिज sin, request for forgiveness, true account of his service, declaration of faith। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। क्वेश्चन नंबर 46, विच टाइम ऑफ डे इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद द मूड ऑफ इल पेंसिलोसो? मॉर्निंग, नून, इवनिंग या मिडनाइट? क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज द स्पीकर ऑफ इल पेंसिलोसो प्रेफर over festivity? deep thinking and solitude, dancing, music, political leadership, sensual pleasure? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीप थिंकिंग एंड सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 48,
What is the speaker suggest about the relationship between melancholy and wisdom in Il Penseroso? स्पीकर क्या सजेस्ट करते हैं मेलंकली और विस्डम के बीच रिलेशनशिप के बारे में? melancholy hinders wisdom, melancholy is a source of spiritual growth, melancholy leads to despair, या wisdom is found in celebration not in melancholy? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, melancholy is a source of spiritual growth. Question number 49. Which goddess is invoked for inspiration in Il Penseroso? Venus, Minerva, Diana या हेरा? कौन से गॉड को इन्वोक आह्वान करते हैं इंस्पिरेशन के लिए इल पेंसिरोसो में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनार्वा. मिनर्वा सरस्वती माँ को बोला जाता है, तो मिनर्वा गॉडेस को आह्वान करते हैं इंस्पिरेशन के लिए इल पेंसिरोसो में. क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज द स्पीकर इन इल पेंसिरोसो प्रेफर टू डू इन सॉलिट्यूड? Dancing and singing, studying philosophy and astronomy, competing in sports, engage in courts politics. क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टडिंग फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी. आज के लिए बस इतना ही. क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. थैंक यू सो मच.